हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग न्यू चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 की ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं, और इसी के साथ साथ आपको 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बिल्कुल यहीं पर ही करवाई जाती है। आइए मिलाता हूँ आपको अपनी एक्सपर्ट टीम से, जो आपको अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करवा रहे हैं। यह हमारी एक्सपर्ट टीम है जिनसे आप रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं आपको जो है केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। यू ऑल नो दैट हमने यहाँ पर केमिस्ट्री का सिलेबस जो है ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है। आज हम उस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। किसका? हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक जो है हमने यहाँ पर लीव किया है, उसकी हम एक स्पेशल क्लास लेंगे जो कि है क्वांटम नंबर्स। ओके, क्वांटम नंबर्स थोड़ा सा यहाँ पर 11th में आता है। ओके, बट हम यहाँ पर एक स्पेशल क्लास लगा करके आने वाले टाइम में हम उसको आपको अलग से यहाँ पर स्टडी करवाएंगे। आज हम इस चैप्टर को यहाँ पर वाइंड अप कर रहे हैं, जिसके अंदर हम इसका जो है रिविजन करने वाले हैं। ओके, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो बड़ी आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्या करना होगा? सिंपली आप जाइए टेलीग्राम पर, अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को वहां पर जाके ज्वाइन कर लीजिए फॉर क्लास 9th। द ग्रुप लिंक इज TTB009। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को वहां पर ज्वाइन अप करेंगे, आप वहां से हमारा जीपीपी और सैंपल मटेरियल बड़ी ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको जाना है हमारी वेबसाइट पर, दैट इज talkingtextbooks.in, और यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना होता है? चूज करना होता है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 9th, जिसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा, है ना। उसी के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। उसमें आपके बाई वीकली क्विजेस भी होंगे, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी होंगे। ओके, सो यहाँ पर यू कैन क्लिक ऑन बाय नाउ। ओके, बाय नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे चले जाते हैं, और प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे जाने के बाद आपको सिंपली अप्लाई करना होता है कोड AM Live टू अवेल द 30% डिस्काउंट। 30% डिस्काउंट आपको बच्चों तभी मिलेगा जब आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे AM Live। उसके बाद बाय पैकेज पे क्लिक करके आप इसे थ्रू एनी मींस, क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसे बाय कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी regarding the subscription, you can call us on these numbers. Okay, फटाफट से नंबर भी नोट कर सकते हैं आप if you have any doubt, question, query regarding subscription. Okay, now let's start our lecture by doing the cardinal promise. And why we do the cardinal promise? So that we can become a smart student. Okay, फटाफट से cardinal promise कर लीजिए। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूं? स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। तो बच्चों, आज हम इसका रिवीजन करेंगे। किसका? स्ट्रक्चर ऑफ एटम फाइनली खत्म हो चुका है। इसी के साथ हमारा कोर्स भी यहाँ पर खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने क्या क्या पढ़ा था? बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। कौन कौन सी? बेसिकली हमने यहाँ पर फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था, वेरियस एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ा था, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने इस चैप्टर में कवर अप की। तो आइए आज हम उन सबको रिवाइज करेंगे, देखते हैं आपको कितना याद है, कितना आप उसे रिकॉल कर पाते हैं। ओके, नाउ एटम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल्स। कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये पार्टिकल्स यहाँ पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट की हेल्प से क्या हुए थे? डिस्कवर हुए थे। ठीक है, इससे पहले हमें यहाँ पर चार्ज पार्टिकल और चार्ज बिहेवियर के बारे में पता लगा। ठीक है, कि यहाँ पर मैटर के अंदर जो है किसी न किसी तरीके का चार्ज भी प्रेजेंट है। अब वो चार्ज किसकी वजह से है? कुछ ना कुछ उसके अंदर और पार्टिकल्स भी होंगे। ठीक है, जिन्हें हमने फर्दर डिस्कवर अप करके उन्हें नाम दिया क्या? सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, तो पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, एटम के अंदर क्या होते हैं? यहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ
सी द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड डू नॉट कैरी एनी चार्ज। एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बेसिकली उसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। बट एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी यहां पर कुछ एविडेंसेस मिले जिससे इंडिकेट होता था कि उसके अंदर यहां पर क्या है, सर्टेन चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, उन्हें यहां पर अमंग दीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो कि क्या है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लेटर फर्दर ऑन डिस्कवरीज ओके यहां पर हुई, जिससे हमें यहां पर इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पता चला और हमने इन्हें नाम दिया क्या, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ओके, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यहां पर एक सिंपल जो है थ्योरी थी किसके बारे में, एटम के बारे में, वो भी इसके बारे में जो है नहीं बता पाई थी। ओके, और यहां पर उन्होंने बता नहीं पाए थे कि एलिमेंट्स का जो है डिफरेंट मास क्यों होता है, बेसिकली आइसोटोप्स आइसोबार्स के बारे में वो यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। एंड दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ दीज 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, जो कि मिलके बनाते हैं यहां पर क्या, एटम को। क्या मिलके बनाते हैं, एटम। फर्दर यहां पर एटम के केस में जो है जो भी डिस्कवरीज हुई थी, मॉडर्न कंसेप्ट आया, मॉडर्न एटॉमिक कंसेप्ट आया, ठीक है, उसके बेसिस पे यहां पर उससे पहले जो भी डिस्कवरी हुई थी उन सब का यहां पर एक क्या है, लिस्ट है। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चला कि एटम है, एटम के अंदर यहां पर क्या प्रेजेंट है, एटम पहले ही एक यहां पर छोटी चीज है, पहले मैटर है, मैटर के बाद एटम है, मैटर को अगर हम सब डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, हमें एटम मिलेगा, और एटम फर्दर सब डिवाइडेड है किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर। ठीक है, नाउ तो कॉम्पोजिशन ऑफ एटम, एटम की कॉम्पोजिशन क्या है, द एटम इज नॉट एन अल्टीमेट पार्टिकल। पहले डाल्टन ने यही बोला था कि एटम इज इंडिविजिबल, एटम इज अल्टीमेट पार्टिकल, एटम को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दीज फंडामेंटल एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमें पता चला कि जो है एटम यहां पर फर्दर सब डिवाइडेड है किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसकी डिस्कवरी करी थी किसने, रदरफोर्ड ने। ओके, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। एंड मोर पॉइंट्स टू इट दैट अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो बेसिकली ये क्या है, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना। तो एटम यहां पर कंसिस्ट करता है किसके साथ, यहां पर एक न्यूक्लियस के साथ, ओके, और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन के साथ। ओके, तो यहां पर क्या है, यहां पर एक न्यूक्लियर रीजन है यानी न्यूक्लियस है, और क्या है, एक यहां पर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर एटम इज स्फेरिकली, यहां पर हम उसे जो है स्फेरिकल कंसिडर करते हैं उसकी शेप। ओके, एंड यहां पर पॉजिटिव और न्यूट्रल चार्ज प्रेजेंट होता है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रिवॉल्व करते रहते हैं बेसिकली। ओके, सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की अब डिस्कवरी किसने करी, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी किसने, जे थॉमसन ने। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी गोल्डस्टीन ने, और यहां पर न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी किसने, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, इन्होंने यहां पर किसकी डिस्कवरी करी, न्यूट्रॉन्स। तो this is the complete table for the fundamental particles of an atom। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया बेसिकली जे थॉमसन ने, प्रोटॉन को ई गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन को यहां पर जेम्स चैडविक। ये एक कंप्लीट टेबल है जिसे आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें इनका सिंबल दिया हुआ है, किस सिंबल से इन्हें क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं, ई पी एंड एन। ओके, स्मॉल ई, स्मॉल पी, स्मॉल एन से हम इन्हें क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इनका नेचर कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। ओके, इनका बेसिकली नेचर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव एंड इसका न्यूट्रल। ओके, रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव चार्ज क्या निकाल रहे हैं हम, रिलेटिव चार्ज यानी एज कंपेरिजन, है ना, कंपेयर्ड चार्ज। रिलेटिव चार्ज क्या है, -1, इसका 1, ओके, पॉजिटिव 1 लेते हैं, और इसका क्या है, न्यूट्रल, इसका कोई चार्ज नहीं होता, ये क्या है, न्यूट्रल है।
एब्सोल्यूट चार्ज, ये यहां पर याद रखने वाली वैल्यू है, आगे बहुत काम आने वाली, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज यहां पर क्या होता है, सेम होता है, ओके। दोनों का चार्ज यहां पर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। 1.602 into 10⁻19 कूलम, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ओके। रिलेटिव मास, यहां पर इलेक्ट्रॉन का मास जो है बहुत बहुत कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास एकदम हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, ओके, नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। यहां पर इसका मास 1 और इसका मास भी 1, ओके। अगर हम एब्सोल्यूट मास की बात करें तो दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स, ओके। और यहां पर कितना होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, और इसका भी ऑलमोस्ट जो है क्या रहता है, सेम रहता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो मास सेम रहता है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम रहता है, ठीक है। अंडरस्टूड, गॉट इट, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज एटम, ओके। एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, डिनोट करते हैं किससे, ई से, ओके। इलेक्ट्रॉन इज द प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, जिन्हें हम यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। प्रोटॉन यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है, डिनोट करते हैं पी से, कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। न्यूट्रॉन यहाँ पर न्यूट्रल है, ठीक है, दे हैव नो इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। यहाँ पर इनका मास ऑलमोस्ट इक्वल रहता है मास ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पर इन्हें हम जो है डिनोट करते हैं किससे, एन से, ओके। सो दीज वर बेसिक पॉइंट्स। अब बात करते हैं किसके बारे में, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी से ये चैप्टर पूरा बना हुआ है। तो एक एक करके हम जो है इनके एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, साइंटिस्ट के नेम है जिन्होंने अपने अपने मॉडल्स दिए, अपनी अपनी थ्योरीज दी, जिसके बेसिस पे हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ा। कौन कौन है ये, थॉमसन मॉडल, ओके। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड मॉडल के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बोहर्स मॉडल के बारे में, ठीक है। चलिए वन बाय वन हम इसे स्टार्ट करते हैं। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, देखिए थॉमसन ने यहां पर क्या किया, एक मॉडल प्रपोज किया जिसके अंदर उन्होंने बोला कि एटम जो है एक स्फेरिकली पॉजिटिव चार्ज है ना, एक स्फेरिकल क्लाउड है किसका, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके अंदर क्या है, एम्बेडेड है, यानी कहीं ना कहीं जो है थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर क्या है, एम्बेडेड हैं। यानी कि जैसे हम यहाँ पर पुडिंग करते हैं या फिर वाटरमेलन लें तो उसके अंदर जैसे रेड जो पार्ट है वो क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हम कंसीडर करें, ओके। और जो उसके अंदर सीड्स हैं, ओके, दे आर लाइक जस्ट लाइक एम्बेडेड, है ना, वो उसके अंदर किसी ने ऐसे डाल रखे हैं और वो यहाँ पर स्कैटर्ड हैं, यानी कि फैले हुए हैं, ओके। तो यहाँ पर जो सीड्स हैं वो क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो यहाँ पर इन्होंने एक थियोरेटिकल मॉडल दिया, है ना, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। इन्होंने एक थियोरेटिकल मॉडल के अंदर कहा कि दैट ही प्रपोज दैट एटम इज अ स्फीयर, इट कंसिस्ट ऑफ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ओके, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक अ प्लम इन अ पुडिंग। जैसे कि पुडिंग के अंदर, है ना, कोई भी पुडिंग है उसके अंदर जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम जो है डालते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इसी तरीके से एम्बेडेड हैं किसके अंदर, इस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर, ओके। जितने पॉजिटिव हैं उतने ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हैं, हेंस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ओके। तो सिंपली बस इन्होंने यही थ्योरी दी थी और यहीं से ही जो है इसे समझाने की कोशिश करी थी। एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक इन्होंने क्या दिया था, आइडिया दिया था। इसका कोई साइंटिफिक यहाँ पर प्रूफ नहीं था। इसके कुछ मेरिट्स थे कि थॉमसन मॉडल could explain why only negative charge particles are emitted when a metal is heated, और इन्होंने बोला कि he could explain the formation of ions and ionic compound। उन्होंने बोला कि ये चार्ज पार्टिकल यानी पॉजिटिव नेगेटिव है, ओके। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो पाते हैं, लूज जो है कोई मेटल कर पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आयनिक बॉन्ड्स जो है
फॉर्म होते हैं, है ना। इनकी इन बातों से हमें ये सारी चीजें जो है समझ आई थी, तो ये इनके कुछ यहाँ पर मेरिट्स निकल के आए, ठीक है। थॉमसन मॉडल could explain the electrical neutrality of an atom। इन्होंने कहा था जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, एंड हेंस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, सो यहाँ पर एक इनका डीमेरिट ये था कि he could not satisfy, okay, the model could not satisfy the fact proposed by Rutherford। further Rutherford मॉडल जब आया तो वो यहाँ पर इसी सेटिस्फाई नहीं कर पाए, यानी कि जैसा थॉमसन ने बोला था वैसा रदरफोर्ड ने जो है उसे नहीं माना बेसिकली, ठीक है। रदरफोर्ड ने अपनी एक अलग थ्योरी निकाली, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंटल हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने उस चीज को क्या किया, प्रूव किया। तो उनके पास क्या था, प्रूफ था। थॉमसन के पास कोई प्रूफ नहीं था जिससे कि वो शो करे कि यहाँ पर एटम जो है स्फेरिकल पॉजिटिव चार्ज है, ओके, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड है, ओके। तो उस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि इनके पास कोई प्रूफ नहीं था। तो इनका ये थ्योरी, इनका ये मॉडल जो है क्या किया गया, फेल हुआ, यानी कि रिजेक्ट हुआ, ठीक है। नाउ उसके बाद फिर कौन आए, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने यहाँ पर क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके हमें समझाया कि किस तरीके से यहाँ पर एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बेसिकली रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड मॉडल से हमने जो है यहाँ पर न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी बेसिकली, ठीक है। तो कैसे हुआ ये, अर्नेस्ट रदरफोर्ड एंड हिज को-वर्कर्स, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट लगभग 3-4 साल तक चला। यहाँ पर डिफरेंट जो है फेलियर्स आए, ओके। उन्होंने डिफरेंट मेटल्स यूज करे, उन्होंने बहुत सारे एपरेटस के अंदर चेंजेस करे, ठीक है। फर्दर फाइनली जो है उन्होंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो है एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने यहाँ पर रिजल्ट ऑब्टेन किया, ठीक है। तो वो फाइनल एक्सपेरिमेंट जो है हम यहाँ पर स्टडी करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर ही परफॉर्म न्यूमरस एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स एमिट किए, ओके, फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे कि पोलोनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ठीक है, रेडियम हो गया यहाँ पर, एंड अलाउड टू स्ट्राइक ऑन अ थिन फॉइल जो कि किसके बनी हुई थी, गोल्ड की बनी हुई थी, ठीक है। एंड अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो कि यहाँ पर इक्वल होते हैं कैसे, हीलियम आयन की तरह, ठीक है, हीलियम आयन बेसिकली। तो यहाँ पर वाज ऑब्टेन बाय प्लेसिंग अ पोलोनियम इन अ लेड बॉक्स, ओके। रेडियो एक्टिव एलिमेंट को उन्होंने किसके अंदर प्लेस किया, एक लेड बॉक्स के अंदर बेसिकली क्या किया, उसे प्लेस किया। और अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर निकल रहे थे पिन होल में से, और वो डायरेक्टली किसके ऊपर अटैक कर रहे थे, यहाँ पर गोल्ड फॉइल के ऊपर, यानी फोकस थे किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर, ओके। तो अल्फा पार्टिकल की बीम यहाँ पर डायरेक्टेड थी किसके ऊपर, थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर, जो कि इतने सेंटीमीटर क्या थी, थिक थी, यानी कि बहुत बहुत पतली, अराउंड 1000 एटम थिन यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो वो क्या करना चाह रहे थे, पतली से पतली यहाँ पर जो है सब्सटेंस बोले या फिर फॉइल लेना चाहते थे, जिससे कि वो किसी एक एटम का स्ट्रक्चर जो है क्या कर सके, स्टडी कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत पतला जो है गोल्ड को ही क्यों चूज करा, क्योंकि गोल्ड यहाँ पर मोस्ट मैलिएबल मेटल है, बहुत सॉफ्ट है, आसानी से यहाँ पर ये जो है थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अ सर्कुलर स्क्रीन इज कोटेड विद अ जिंक सल्फाइड, जिससे कि वो उन बीम्स को, ठीक है, अल्फा रेडिएशन, अल्फा बीम्स को क्या कर सके, यहाँ पर मॉनिटर कर सके, उन्हें चेक कर सके, ठीक है। अबाउट 99% यहाँ पर जो है, फिर इसकी ये क्या है, ऑब्जर्वेशंस है बेसिकली, ठीक है। तो देखिए ये था इनका एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, ये लेड बॉक्स है जिसके अंदर उन्होंने यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में उन्होंने क्या पास किया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल रिलीज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने अगेन एक लेड प्लेट रख दी जिसके अंदर उन्होंने छोटा सा होल किया, ताकि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कर सकें, फोकस कर सकें किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर। ये जो फॉइल है यहाँ पर, ये जो चीज रखी हुई है, ये क्या है, बेसिकली आपकी गोल्ड फॉइल है, ठीक है।
और यहाँ पर ये जो सर्कुलर स्क्रीन लगा रखी है ये किसकी है, सर्कुलर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। यहाँ पर ये एक फ्लोरेसेंट जो है स्क्रीन है, इसकी अगर आपने क्या किया, कुछ भी लाइट बेसिकली इस पे एमिट की, ठीक है, लाइट आपने जो है इस पे डाली तो यहाँ पर ये क्या होती है, ग्लो करती है, ठीक है। तो ऐसे ही अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर जैसे ही इसके ऊपर स्ट्राइक होंगे तो वहां से वो क्या करेगी, ग्लो करेंगी, यानी कि वहां पर उसका जो है निशान दिखाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं, अल्फा पार्टिकल जैसे ही एमिट होके गोल्ड फॉइल से टकराते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन निकल के सामने आती है, ठीक है। वो क्या क्या ऑब्जर्वेशन होती है कि देखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर पिक्चराइज फॉर्म है किसकी, रदरफोर्ड मॉडल की, ठीक है। यहाँ पर बॉक्स के अंदर क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, और यहाँ से उसकी अल्फा पार्टिकल्स की बीम निकल रही है जो कि टकरा रही है किससे, गोल्ड फॉइल से, और एक सर्कुलर स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है किसकी, जिंक सल्फाइड की। ये अल्फा पार्टिकल बीम्स बेसिकली टकरा करके जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर ग्लो कर रही है, वहां पर उसका जो है निशान दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया, इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स तो क्या कर रहे थे, एकदम स्ट्रेट जो है निकल गए थे, ओके, थ्रू द गोल्ड फॉइल। कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ पर गॉट डिफ्लेक्टेड, है ना, बहुत सारे तो सीधा निकल गए, कुछ यहाँ पर टकरा करके क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए बाय सम एंगल, ठीक है, कुछ एंगल से यहाँ पर क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड वर वेरी स्मॉल, देयरफॉर होल पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल स्पेस। यानी कि सारे ही अल्फा पार्टिकल यहाँ पर क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, यानी बहुत कम हुए। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर वो किसी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। जो अल्फा पार्टिकल्स निकले वो भी पॉजिटिवली चार्ज थे, और जो उसके अंदर यानी कि एटम के अंदर जो भी यहाँ पर फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल या पार्टिकल जो भी प्रेजेंट था उसके अंदर वो भी क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव स्फीयर है ना, ये थॉमसन ने बोला था, उसके बेसिस पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटी जगह पर अक्यूमुलेटेड है, बहुत छोटी जगह पर इकट्ठा है, ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल रिट्रैक्ट देयर पाथ, कुछ अराउंड 2000 में से 1 यहाँ पर क्या हुआ, रिट्रैक्ट हुआ, यानी कि रिफ्लेक्ट बैक हुआ, ओके, बाउंड बैक हुआ, ओके। सो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि उसका यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का डायरेक्ट कोलिजन हुआ उस पॉजिटिव चार्ज से, और वो यहाँ पर जो भी पॉजिटिव पार्टिकल प्रेजेंट था वो क्या था, बहुत हैवी था, जिसकी वजह से ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पर टकरा करके क्या हो गया, रीबाउंड हो गया, ओके, और वापस आ गया किसकी तरफ, सोर्स की तरफ। तो कि इसका मतलब यहाँ पर ये कोलिजन जो था बहुत ही यहाँ पर हैवी मास पार्टिकल के साथ हुआ, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, स्ट्रेट बैक यहाँ पर आ गया किसकी तरफ, टुवर्ड्स द सोर्स, ओके। बेसिकली हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्ट बैक हुआ, रीबाउंड। इस तरीके से पिक्चराइज किया गया है इसे कि कुछ यानी कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स तो यहाँ पर स्ट्रेट अवे क्या हो गए, पास हो गए, ओके, थ्रू द गोल्ड फॉइल और विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। कुछ अल्फा पार्टिकल, वेरी स्मॉल अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड, कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ पर क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए बाय सम एंगल, और कुछ यहाँ पर बेसिकली क्या हुए, एकदम वेरी फ्यू गॉट रीबाउंड, ओके, रिफ्लेक्ट बैक, ओके, अंडरस्टूड। नाउ अब इसके बेसिस पे उन्होंने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने यहाँ पर एक न्यूक्लियर मॉडल दिया, है ना, इसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, एक न्यूक्लियर मॉडल दिया, ठीक है। रदरफोर्ड ने यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को बेसिकली पिक्चराइज किया और एक मॉडल की फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, उसे प्रेजेंट करने की कोशिश करी, ओके। नाउ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ओके, एक कोई भी एटम, ठीक है, तो वो यहाँ पर किससे मिलके बना है, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज से मिलके बना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, विच इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम एंड कैरीज ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम,
जो कैरी करता है क्या, पूरा एकदम इंटायर मास किसका, एटम का। ओके, द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एम्प्टी स्पेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, जो भी एम्प्टी स्पेस है उसके अंदर बेसिकली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस, यानी कि ऑर्बिट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो इक्वल है किसके, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। ओके, इस न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये डिस्कवर किया कि वो जो पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट था किसके अंदर, एटम के अंदर, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, न्यूक्लियस है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके अंदर कौन प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो इससे यहां पर रदरफोर्ड प्लैनेटरी मॉडल भी बोला गया, ठीक है, इसे क्या बोला गया, रदरफोर्ड प्लैनेटरी मॉडल भी बेसिकली जो है बोला गया। ओके, so volume of the nucleus is very small as compared to the volume of the atom and most of the space inside the atom is empty, ठीक है। चलो next, so these are the two pictures basically, ये हम पढ़ चुके हैं। okay, now demerits इसके क्या निकल के आए। okay, यहाँ पर Rutherford do not specify the number of electrons in each orbit, उन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो है पोजीशन को वो बेसिकली नहीं बता पाए। ओके, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को वो यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं कर पाए, उन्हें वो बता नहीं पाए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं, किसके अंदर, ऑर्बिट्स के अंदर, है ना, शेल्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, यहाँ पर अगर कोई भी देयर वुड बी अ कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द emission of radiation. Okay, this loss of energy would slow down the speed of electron and eventually the electron will fall in the nucleus. According to electromagnetic theory, according to Maxwell theory, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है स्फेरिकल शेप में किसकी तरफ, यहाँ पर न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा, है ना, एनर्जी एमिट करेगा और अल्टीमेटली एनर्जी लूज करते करते उसकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि वो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास आता जाएगा और उसके अंदर ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ओके, फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर इफ द इलेक्ट्रॉन लूज द एनर्जी कंटिन्यूअसली, यहाँ पर वी ऑब्जर्व द स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूअस, बट एक्चुअल यहाँ पर स्पेक्ट्रम यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया कि जो है ये एक वेल डिफाइंड है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी लूज नहीं करता, एटम इज क्वाइट स्टेबल। ओके, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोलैप्स हो जाते हैं, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहता, एटम अनस्टेबल हो जाता। ओके, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही रहता, बट ऐसा नहीं है, जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है, नेगेटिव ही है, ठीक है, इसीलिए तो एटम क्या है, स्टेबल है, इसीलिए मैटर स्टेबल। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव बोहर मॉडल। फिर कौन आए, बोहर आए, बोहर ने अपना मॉडल दिया, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने ओवरकम किया किसको, ऑब्जेक्शन, रिजेक्शंस ऑफ व्हाट, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। 1913 के अंदर बोहर का ये मॉडल आया, इसके अंदर उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, क्वांटम मैकेनिक्स को उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट थे यहाँ पर बोहर एटॉमिक मॉडल के, वो ये कि द एटम हैज अ न्यूक्लियस, एटम के पास न्यूक्लियस है, इस बात को उन्होंने माना, रदरफोर्ड की बात को, वेयर ऑल द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, जहां पर सारे ही प्रोटॉन क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, न्यूक्लियस की साइज जो है वो बहुत स्मॉल है। इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम, और वो कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है किसके, एटम के, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने बताई, बेसिकली उन्होंने बोला कि जो है एटम के अंदर क्या है, बेसिकली न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पर हर एक ऑर्बिट की क्या होती है, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है एक फिक्स शेल में, एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर यहाँ पर रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। उन एनर्जी
उन शेल्स, उन एनर्जी लेवल्स को उन्होंने यहाँ पर नंबर दिया 1 2 3 4 और उन्हें नेमिंग किया KLMN से, ठीक है, फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर, न्यूक्लियस से पास से उन्होंने यहाँ पर शेल्स को नंबर करना स्टार्ट किया 1 2 3 4 और उन्हें नेम भी दिया KLMN, ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने जो है स्पेसिफाई किया, बताया, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, हमारे बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। नाउ जो यहाँ पर बात थी किसकी, इलेक्ट्रॉन के एमिशन की, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एनर्जी एमिट नहीं करता, एनर्जी वो एमिट तब करता है जब उसे क्या करना हो, एक शेल से दूसरे शेल के अंदर जंप करना हो, या फिर ऊपर वाली शेल से जो है यहाँ पर एनर्जी लूज करके इफ वांट टू कम इन द इनर शेल, ओके। तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, ठीक है, सॉरी लोअर टू हायर में जब वो जाता है तब वो एनर्जी क्या करता है, यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है, गेन करता है, यानी कि बड़े ऑर्बिट में जाने के लिए उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, और लोअर ऑर्बिट, हायर से लोअर में जब आना है तो एनर्जी क्या करता है, वो एमिट करता है, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम इनर टू आउटर, ठीक है, इनर से आउटर ऑर्बिट बाय एब्जॉर्बिंग द डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, द न्यू स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी द एक्साइटेड स्टेट। जब वो लोअर से हायर में जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, एक्साइटेड स्टेट, और हायर से लोअर में आता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, ग्राउंड स्टेट, ओके। चलिए, ओके, जिसके अंदर वो रहता है बेसिकली, ठीक है, जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन रहता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, ग्राउंड स्टेट और नॉर्मल स्टेट, ओके। चलिए, तो यहाँ पर एक होती है एक्साइटेड स्टेट और एक होती है ग्राउंड स्टेट, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है वो क्या है, बेसिकली ग्राउंड स्टेट है, और जिसके अंदर यानी कि लोअर से हायर में जब वो जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके, इज इक्वल्स टू व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। Now next point is the angular momentum, ठीक है। यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट हो सकते हैं, ठीक है, यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है, KLMN ही नहीं यहां पर है, अभी जितने एलिमेंट यहां पर हमारे पास जो है निकल के आए हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे यहां पर अराउंड हमारे पास जो है 4 ही शेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है ना, 7 शेल्स बेसिकली यहाँ पर प्रेजेंट है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या है, आ चुके हैं। फर्दर अगर हमारे पास और एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं तो यहाँ पर शेल्स जो हैं बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। नाउ यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या है, बेसिकली यहाँ पर मोमेंटम होता है मोशन बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर एंगुलर अगर स्ट्रेट लाइन में यानी कि ड्यू टू इट्स मास और वेलोसिटी से वो अगर मोशन कर रहा है, तो अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो लीनियर मोमेंटम, ओके, और अगर सर्कुलर पाथ में मोमेंटम कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है किसके, h/2π, ठीक है, किसके, NH/2π। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, क्या है, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट बेसिकली, ठीक है। तो इससे हम इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, न्यूक्लियस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो होता है आपका क्या, न्यूक्लियस, ठीक है, एक होता है आपका क्या, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, एंड दीज आर द नंबर ऑफ शेल्स जिन्हें हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। इनके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो यहाँ पर गिवन है किससे, विद द फॉर्मूला 2n स्क्वायर से, इससे 2n स्क्वायर से हम उसे निकाल सकते हैं। n इज द नंबर ऑफ शेल। फर्स्ट शेल में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड शेल में 3 आ सकते हैं, ओके, थर्ड में 18 एंड फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बेसिकली प्रेजेंट हो सकते हैं एक ही बार में, ओके। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल, डिफरेंट शेल्स के अंदर क्या करना, इलेक्ट्रॉन्स को
बेसिकली अरेंज करना। ओके, ईच ऑर्बिट के अंदर यहाँ पर फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, यानी कि सबसे पहले K भरेगा, फिर L, फिर M, फिर N, इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है फिल होते हैं। इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, है ना, आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में जो है प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपको जो है पिक्टोरियल फॉर्म्स दे रखी हैं कुछ एटम्स की, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, फिल्ड हैं शेल्स के अंदर। हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम के अंदर 2 होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कार्बन के अंदर आउटर मोस्ट शेल में, है ना, ये इनर शेल है यानी के शेल है, एल शेल, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तो 4। ठीक है, इसी तरीके से सोडियम आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन है 281, आउटर मोस्ट शेल में क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ यहाँ पर और पिक्टोरियल रिप्रेजेंट हैं अराउंड सभी एलिमेंट्स की। ठीक है, कहाँ से, हाइड्रोजन से लेकर के आर्गन तक। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन बेसिकली प्रेजेंट रहते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हमें पता चलता है कि एटम जो है कितना स्टेबल है बेसिकली। ठीक है, अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल जो है कंप्लीटली फिल्ड है, यानी कि अगर उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और या फिर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ओके, वहां पर उनका डुप्लेट कंप्लीट होता है। जब 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम ऑक्टेट बोलते हैं। तो अगर ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट है तो वो एटम, वो यहाँ पर एलिमेंट बेसिकली क्या है, स्टेबल है। ठीक है, और यहाँ पर उसे और कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के अंदर 8 से कम है तो वो एलिमेंट यहाँ पर क्या है, अनस्टेबल है, यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि वो एलिमेंट यहाँ पर बेसिकली रिएक्टिव है। क्या है, रिएक्टिव। जैसे कि यहाँ पर सोडियम, ओके, और यहाँ पर कैल्शियम का आउटर मोस्ट शेल जो है कंप्लीटली फिल नहीं है, तो ये एलिमेंट्स क्या हैं, रिएक्टिव हैं। यहाँ पर इससे हमें जो है वैलेंस शेल के अंदर यहाँ पर जितनी उसके अंदर वैलेंस शेल है उससे हम उनका पीरियड भी जो है निकाल सकते हैं, यानी कि इसकी पोजीशन कहाँ होगी, कौन से पीरियड के अंदर ये बेसिकली प्रेजेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें बताता है कि ये यहाँ पर मेटल हैं कि नॉन मेटल हैं। सारे ही मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर कितने होते हैं, 1, 2 या फिर 3, और अगर 4, 5, 6, 7, 8 हैं तो यहाँ पर वो क्या है, नॉन मेटल्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब आता है वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। बेसिकली वैलेंसी होती है हमारी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट यहाँ पर और कितने फर्दर एटम, है ना, किसी भी एटम की यहाँ पर बेसिकली वैलेंसी ये हमें बताती है कि वो और कितने एटम्स के साथ यहाँ पर क्या कर सकता है, कंबाइन हो सकता है, बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी भी हमें जो है बताती है। एटॉमिक नंबर हमें बताता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम में यहाँ पर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है ये हमें बताता है एटॉमिक नंबर। मास नंबर हमें बताता है, मास नंबर is the sum of number of protons and neutron present in an atom। किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक है, उससे हमें उसका मास नंबर जो है पता चलता है। ठीक है, सो वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसकी वैलेंसी अब कितनी होगी, यहाँ पर 2 होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसे यहाँ पर स्टेबल होने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 6 ऑलरेडी इसके पास है। अगर ये आपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, अदरवाइज ये स्टेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर सोडियम के साथ है, ऐसे ही यहाँ पर किसके साथ है, क्लोरीन के साथ है। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 है तो उसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 1, 2 या 3, और अगर उससे ज्यादा है यानी कि 4 से ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, 8 माइनस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। सपोज आउटर मोस्ट शेल में जैसे क्लोरीन के 7 है तो हम क्या कर देते हैं, 8 माइनस 7 यानी कि क्या हुआ, 1 इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी।
ठीक है। इस तरीके से आपको कार्बन, नियॉन और क्लोरीन की वैलेंसी जो है यहाँ पर गिवन है। किस तरीके से हम उनकी वैलेंसी निकाल रहे हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। और ये आपको एक लिस्ट गिवन है किसकी, सभी एलिमेंट्स की, आर्गन तक उनका एटॉमिक नंबर क्या है, उनका सिंबल क्या है, ठीक है, उनके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, साथ ही साथ उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और यहाँ पर कॉर्नर में आपको गिवन है उन सब की वैलेंसी, ठीक है, इनकी वैलेंसीज बेसिकली क्या होगी। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट द एटॉमिक नंबर, है ना। एटॉमिक नंबर जैसे मैंने बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है वो क्या बताएगा, उसका एटॉमिक नंबर। यहाँ पर 11 प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। इलेक्ट्रॉन भी इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के, बट इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्टेबिलिटी के अंदर गेन और लॉस जो है होता रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं यहाँ पर उसकी वैलेंसी बताने की, ठीक है। मास नंबर, मास नंबर क्या करता है, मास नंबर यहाँ पर हमें द सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से पता चलता है, ठीक है। प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन यहाँ पर फिक्स रहेंगे बट न्यूट्रॉन यहाँ पर वेरी कर सकते हैं, ओके। प्रोटॉन भी यहाँ पर वेरी करते हैं एलिमेंट टू एलिमेंट, बट यहाँ पर न्यूट्रॉन की जो है वैल्यू डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू व्हाट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में किसकी वैल्यू, न्यूट्रॉन्स की वैल्यू यहाँ पर चेंज होती रहती, ठीक है। तो मास नंबर कि ये क्या है, x कोई भी एलिमेंट है, मास नंबर कहाँ पर लिखा जाता है, यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट में, लेफ्ट और राइट साइड में आप कहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, लेफ्ट और राइट, अगेन आप कहीं भी इसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन है और रिलेशन निकल के आता है किसके अंदर, Z, A और N के अंदर। आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आप कैसे निकालोगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर से आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड आउट द रिलेशन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, किसी भी एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट। फिर आता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, यहाँ पर ये ऐसे यहाँ पर बेसिकली बोले स्पीशीज होती हैं। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, यहाँ पर क्या होता है, इनका एटॉमिक मास होता है, मास नंबर यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये डिफरेंस किसकी वजह से होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है। ये डिफरेंस हमें कब देखने को मिलता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से देखने को मिलता है। ऑल आइसोटोप्स हैव द आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, सभी आइसोटोप्स की यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। जैसे कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, यहाँ पर हाइड्रोजन के क्या है, 3 आइसोटोप्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन सब में क्या है, एक ही है, इलेक्ट्रॉन सब में क्या है, एक ही है, बट न्यूट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। एक में बिल्कुल भी नहीं है, एक में एक है और एक में 2, यहाँ पर बेसिकली क्या है, न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर आपको गिवन है, ये भी किसका है, हाइड्रोजन का ही है। यहाँ पर आपको है ऑक्सीजन और कार्बन के इसी तरीके से, ओके। आइसोटोप हैं कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ओके। इसी तरीके से ऑक्सीजन में भी यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के आइसोटोप्स निकल के आते हैं O16, O17, O18, ठीक है। तो इस तरीके से आइसोटोप्स यहाँ पर हमारे पास जो है डिस्कवर होते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट होती हैं क्योंकि मास चेंज हो जाता है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिफरेंट नहीं होती और इससे यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जो है चेंज नहीं होता क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं तीनों ही केस में, यानी जितने भी उसके अंदर क्या है, आइसोटोप्स प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पर फ्रैक्शनल एटॉमिक मास का रीजन क्या है, ओके। फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस किस केस में देखा जाता है, हमें क्लोरीन के केस में देखा जाता है 35.5। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एवरेज निकाला गया है उसके आइसोटोप्स का, ओके। तो आइसोटोप्स का हम एवरेज निकालते हैं, जैसे कि क्लोरीन यहाँ पर 35 और क्लोरीन यहाँ पर 37 है ना, इसका मास नंबर होता है। तो अगर हम उसका एवरेज निकालें तो यहाँ पर एवरेज निकल के आता है कितना, 35.5 U बेसिकली, ठीक है।
तो उसका अगर हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं क्लोरीन का तो वो कितना निकल के आता है 35.5 U। और ये यहाँ पर अगेन आइसोटोप्स की वजह से है, ठीक है। और आइसोटोप्स किसकी वजह से है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। इसकी कुछ एप्लीकेशन है आइसोटोप्स, ओके। यहाँ पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज आते हैं किसके अंदर? एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर कोबाल्ट 60 यूज फॉर क्योरिंग ऑफ कैंसर, ठीक है। यहाँ पर कार्बन डेटिंग जो है, किसी का हमें एज निकालना है, प्लांट का, फ्लोरा एंड फौना, ओके। फॉसिल्स का यहाँ पर हमें बेसिकली उनकी एज पता करनी है, तो हम यहाँ पर कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमें उसकी एज, उसका यहाँ पर पता चल जाता है कि ये कितना पुराना है, ठीक है। आइसोबार्स बेसिकली क्या होते हैं? आइसोबार्स यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जिसके अंदर क्या है? मास सेम है, अब एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आर्गन और कैल्शियम, ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है, मास सेम है, कितना? यहाँ पर 14 और 14, बट एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या है? डिफरेंट है। एक का 6 है, एक का 7 है, एक का 18 है, एक का 20 है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स, जिनके अंदर क्या हो? मास सेम हो बट एटॉमिक नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। फिर आते हैं आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसोटोन्स होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। आइसो का मतलब होता है सेम, अब आइसोटोन्स में क्या है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर सेम क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, ठीक है। तो यहां पर कार्बन और कार्बन 13, ओके, और कार्बन नाइट्रोजन 14 के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 7 है, ठीक है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है। यहाँ पर कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 18 इलेक्ट्रॉन, ओके। पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसके अंदर भी 18 इलेक्ट्रॉन। आर्गन के अंदर भी 18 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उसके अंदर भी 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने जो है यहाँ पर रिवीजन किया आइसोबार्स, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ओके। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, ओके। यहाँ पर हमने जो है इसका रिवीजन पूरा जो है अच्छे से खत्म कर लिया है, ठीक है। चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, ओके। सिलेबस भी हमारा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में बस हमें क्या करने हैं? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, क्वेश्चन के फटाफट आपको आंसर करने हैं। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।